बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है लॉजिक। तो ये चैप्टर 8 एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 8 के नाम से है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, हम इसको समझेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी गपशप है बेटा। इसको पहले हम देखते हैं, कुछ साइंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं निगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निगेशन, याद रखना है, ठीक है। कुछ टीचर इस साइन को नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट। ये कुछ साइन है, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद ये जो साइन है ना, ये जो वी की तरह है, इसको हम बोलते हैं और, या कुछ लोग इसको और ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये जो साइन है, ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एंड ऑपरेटर। ये जो साइन है, ये वाला, इस साइन को हम बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लाइज बोलते हैं। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इस साइन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। तो ये साइन जो हैं, ये साइन आप लोगों को आने चाहिए, ये पता होने चाहिए। अब इन साइन का यूज भी है, और वो यूज क्या है? सबसे पहले हम अगर इस निगेशन का यूज देखें ना, निगेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल पी आपके पास एक टेबल है, ट्रू ट्रू है, और क्यू भी आपके पास एक टेबल है जिसको हम ट्रू फॉल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप लोग फाइंड करो, क्या फाइंड करो? निगेशन पी फाइंड करो। निगेशन पी मतलब सिर्फ और सिर्फ पी का निगेशन निकालना है। इसमें क्या होगा? जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या आ जाए? फॉल्स, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ निगेशन पी मैंने आपको बताया, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये अपने अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। निगेशन में क्या होता है? निगेशन में क्या होता है बेटा? ट्रू जो होता है वो फॉल्स के बराबर होता है, और जो फॉल्स होता है वो ट्रू के बराबर कर देते हैं उसको। ये आप लोग काम करते हैं किसमें? निगेशन में। अब बारी है जी और ऑपरेटर की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पी और क्यू जो हैं, दो आपके पास फंक्शंस यहाँ यूज हो रहे हैं। पी जो है वो है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और क्यू जो है ट्रू फॉल्स है। ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है? और ऑपरेटर फाइंड करना है, पी और क्यू। और ऑपरेटर में क्या होता है आपने याद रखना है? और ऑपरेटर में ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, मतलब पी और क्यू में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है बेटा। और अगर फॉल्स हुआ तो अगर दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स। मतलब बेटा ट्रू जो है, एक भी ट्रू आया तो ट्रू। ठीक है बेटा, एक भी ट्रू आया, और अगर दो फॉल्स आए तो वो फॉल्स के बराबर होंगे। ठीक है। अब देखो जरा, हम पी और क्यू का और ऑपरेटर निकाल रहे हैं। इन दोनों में ट्रू है, एक ट्रू है तो ट्रू होगा। इन दोनों में भी ट्रू है ना एक, तो ट्रू होगा। इन दोनों में भी एक ट्रू है, ठीक है, ट्रू होगा। तो दोनों में एक ट्रू होना लाजमी है, तो वो ट्रू आएगा आंसर। ठीक है बेटा। और दो फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, क्योंकि इन दोनों में ट्रू नहीं है। तो ये है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है? एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। आप लोगों ने एक काम करना है, अपने रजिस्टर का कोई पेज ओपन करना है, पेज, ठीक है। उस पेज पे सबसे पहले हेडिंग लगाओ निगेशन। सबसे पहले अपने रजिस्टर के पेज पे हेड, उस पेज पे और कुछ भी नहीं लिखना, हेडिंग लगाओ निगेशन की, और साथ में उसके नीचे लिखो निगेशन में, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करने में तो आप लोग वैसे ही माहिर हैं, तो निगेशन की हेडिंग लगाओ, और जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं वैसे लिखना है। क्या लिखना है निगेशन में? क्या लिखना है? एक भी ट्रू हुआ नहीं। निगेशन में क्या लिखना है बेटा? ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। निगेशन में क्या लिखना है? ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। अब दूसरी हेडिंग लगाओ, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या लिखना है? एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है। इंग्लिश में लाइन लिखनी है तो लाइन, इंग्लिश में आप एक लाइन बनाएं वो लिख लें, या जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं उस तरह लिख लें। निगेशन में क्या लिखना है? कि ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। और ऑपरेटर में क्या लिखना है? एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। फिर लगाना है एंड ऑपरेटर की, आपने हेडिंग लगानी है, फिर आपने हेडिंग लगानी है एंड की, एंड ऑपरेटर की। ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखना है? ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है बेटा। तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। ऐसे ही अब
अब मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा एंड ऑपरेटर को। इसकी आपने क्या लिखना है, एंड ऑपरेटर में क्या लिखना है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। बहुत ही आसान बता दिया मैंने आपको। एंड ऑपरेटर में क्या लिखना है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर में क्या लिखना था, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। अब मैं ना आपको इसका एंड ऑपरेटर निकाल के दिखाता हूं, P एंड Q। एंड ऑपरेटर क्या होता है, क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है, आपने कहा सर नहीं है, तो आपने ट्रू लिख दिया। अब नीचे देखें, ये देखें, इन दोनों में एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, इन दोनों में भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, इन दोनों में भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा, और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको इस बात की समझ आई है। और निगेशन में ट्रू फॉल्स के बराबर और फॉल्स ट्रू के बराबर होता है। अब हम चलते हैं इंप्लाइज और इक्विवेलेंट की तरफ। इंप्लाइज, ये जो मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं ना बेटा, आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को लाजमी लिख लेना है। जिस तरह आप मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करने की स्पीड तो आपकी माशाल्लाह बेटा बहुत ही तेज है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टाइप कर, इसको लिख लेना है, टाइप नहीं, इसको आपने क्या करना है, लिख लेना है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा जरा इंप्लाइज फंक्शन को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास P और Q दो टेबल्स हैं। ठीक है बेटा, आपको टेबल बनाना भी सिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, अब आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं P इंप्लाइज Q। ठीक है बेटा, अब इंप्लाइज फंक्शन क्या होता है, जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं उस तरह लिखना है इंप्लाइज फंक्शन। इंप्लाइज फंक्शन जिस पर क्या लिखना है आपने, जिस पर इंप्लाई हो रहा हो वो लिखना है, जिस पर इंप्लाई हो रहा हो वो लिखना है। और फॉल्स फॉल्स क्या होते हैं बेटा, ट्रू होते हैं। ठीक है, जिस पर इंप्लाई हो रहा हो वो लिखना है, और फॉल्स फॉल्स क्या होता है बेटा, ट्रू होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लाई फंक्शन। जैसे किस पर इंप्लाई हो रहा है, क्यू पे, P इंप्लाइज Q। किस पे इंप्लाई हो रहा है, क्यू पे। लिखेंगे क्यू वाले, लिखेंगे क्यू वाले ट्रू, लिखेंगे क्यू वाले फॉल्स, लिखेंगे क्यू वाले ट्रू। लेकिन अगर दो फॉल्स आ गए तो वो ट्रू के बराबर होगा। लिखेंगे क्यू वाले, मैंने फिर अभी बताया कि जिस पर इंप्लाई हो रहा हो, यहां इंप्लाई हो रहा है क्यू पर, तो जिस पर इंप्लाई हो रहा हो वो लिखेंगे। तो यहां क्यू पर इंप्लाई हो रहा है तो क्यू वाले लिखेंगे, और अगर दो फॉल्स आ गए, इन दोनों में दो फॉल्स आ गए तो वो ट्रू आ जाएगा। तो ये P इंप्लाइज Q है। और अगर Q इंप्लाई P आ जाए, Q इंप्लाई P, तो इसमें क्या होगा, अब ये किस पर इंप्लाई हो रहा है, P पर। किस पर इंप्लाई हो रहा है, P पर। तो बेटा लिखेंगे P वाले ट्रू, फिर ये ट्रू, फिर ये फॉल्स, लिखेंगे कौन से, P वाले। और अगर इन दोनों में दो फॉल्स आ जाएं, जैसे ये दो फॉल्स हैं, तो ये ट्रू के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग क्या फाइंड आउट करते होते हैं, इंप्लाई फंक्शन फाइंड आउट करते होते हैं बेटा। और इसी तरह से आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट फंक्शन। ठीक है जी, तो इक्विवेलेंट फंक्शन भाई इसी तरह से, फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेबल्स हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और क्यू का भी आपके पास एक टेबल है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आपने फाइंड करना है इक्विवेलेंट। पहले मैंने आपको इंप्लाई फंक्शन बता दिया। इंप्लाई फंक्शन में क्या होता है, जिस पर इंप्लाई हो रहा हो उस पे, उसको हम लिखते हैं, और अगर दो फॉल्स आ जाएं तो वो ट्रू होगा। अब हमने फाइंड करना है P इंप्लाइज Q। ठीक है बेटा, अब इसका अब देखिए P इंप्लाइज Q में क्या होता है, P इंप्लाइज Q, सॉरी इक्विवेलेंट। अब हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं, पहले हमने इंप्लाई फंक्शन किया है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में बेटा एक भी फॉल्स आ जाए तो फॉल्स होगा, और अगर दो फॉल्स आ जाए तो वो ट्रू होगा। ये आपने नोट बना के, हेडिंग बना के, एक साइड पे न्यू पेज बना के, जो मैंने बारी बारी बताए हैं, आपने ये लिखने हैं। क्या लिखना है, इसका इक्विवेलेंट का क्या लिखना है, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, और दो फॉल्स आए तो ट्रू होगा। एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, दो फॉल्स आए तो ट्रू होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, है इसी तरह के सवाल। देखिए इन दोनों में कोई फॉल्स नहीं है तो ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में तो एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, इन दोनों में भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। अब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। तो ये होता है बेटा इंप्लाई फंक्शन। ठीक है बेटा, मतलब एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, और अगर दो फॉल्स आए तो फिर ट्रू होगा। और इसमें क्या था, इक्विवेलेंट, सॉरी ये मैंने भी शायद इंप्लाइज बोल दिया, ये है इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट, बार बार इक्विवेलेंट बेटा, इक्विवेलेंट बता रहा हूं अब कि एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स और दो फॉल्स आए तो ट्रू। ये किस में होता है? इक्विवेलेंट में। और इंप्लाइज में क्या होता है? जिस पर इंप्लाई हो रहा हो वो लिखते हैं, और अगर दो फॉल्स आ जाएं तो ट्रू आएगा। और एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है? एक भी ट्रू आया तो ट्रू आएगा। और इसमें निगेशन में क्या होता है? ट्रू को फॉल्स लिखते हैं और फॉल्स को ट्रू लिखते हैं। तो ये आपने रजिस्टर बनाकर बेटा, ये पॉइंट्स बनाकर इसको आपने लाजमी लिख लेना है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा। सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 8। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो बोल क्या रहा हूं और सामने क्या है। तो एक्सरसाइज नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग बेटा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इसमें आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होते हैं बेटा? बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग बेटा। तो इसका लास्ट ऑप्शन है ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। इसके जो हम रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो हम लोग ड्रॉ करते होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद ये थर्ड एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ऑप्शन सी 22/7 या क्यू प्राइम। देखना पहला ऑप्शन लिखा हुआ है द सेट ऑफ इंटीजर इज फिनाइट। तो सेट ऑफ इंटीजर तो फिनाइट कभी भी नहीं होते बेटा, इनफिनाइट होते हैं। द सेट, फिर सेकंड ऑप्शन है द सेट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल इज ऑलवेज 180। नहीं जी, हमेशा 180 के बराबर नहीं होते। इसके बाद है जी ऑप्शन सी 22/7। ये जो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? इर्रेशनल में। बिल्कुल 22/7 इर्रेशनल नंबर है और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज नंबर 4। Which of the following statement is the best represent the negation of statement? The stove is burning. तो the stove is not burning बेटा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। The stove is not burning। ठीक है बेटा। इसके बाद the stove is dim, the stove is low, it's burning heat and not burning। ये ऑप्शन तो इसके साथ मैच ही नहीं करे ना, तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। ऑप्शन 5 the conjunction of two statement P and Q is true when both P and Q are false। कंजक्शन में क्या होता है बेटा? जब P और Q जो हैं दोनों स्टेटमेंट के आंसर फॉल्स आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। एंटीसेंडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। एंटीसेंडेंट का क्या मतलब होता है कि पूरी स्टेटमेंट ट्रू आती है और कॉन्सिक्वेंट में सारी स्टेटमेंट फॉल्स आती है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रा पॉजिटिव क्या है? क्यू प्राइम, क्यू इंप्लाइज पी का। तो क्यू इंप्लाइज पी का कंट्रा पॉजिटिव। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। कंट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं? एक तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर Q इंप्लाइज P है तो फिर हम इसको लिखेंगे P इंप्लाइज Q, और साथ में अगर निगेशन नहीं है तो निगेशन भी लगा देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रा पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ टू प्राइम नंबर। तो इसका ऑप्शन कंजक्टिव है बेटा। एवरी इंटीजर जो 2 से ग्रेटर होता है वो 2 प्राइम नंबर का सम है। तो ये सारा काम किस में होता है बेटा? कंजक्चर में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज एक्साइन। तो बेटा जो स्ट्रेट लाइन होती है जब भी किसी दो पॉइंट से ड्रॉ की जाए वो क्या होती है जी? वो आपके पास एक्साइम होती है। द स्टेटमेंट ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 9 का। 10 पे चलते हैं। द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये बेटा आपके पास स्टेटमेंट है। ये आपके पास क्या है? जो स्टेटमेंट है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180, मतलब अल्फा बीटा गैमा जो है ये 180 के बराबर होते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये आपके पास थ्योरम है एक बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो थ्योरम है ये आगे आप लोग पढ़ेंगे भी सही, इसको आप लोग प्रूव भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कह रहे हैं कि राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। आपने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। अभी आपको बताते हैं जी कि ये सब चीजें क्या होती हैं। पार्ट नंबर 1 की तरफ चल रहा हूँ।
पार्ट नंबर 1 है निगेशन P इंप्लाइज Q। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स तो बहुत आसान है, कन्वर्स बहुत आसान है। हमने इसकी तीनों चीजें फाइंड की। सबसे पहले कन्वर्स में क्या होता है, आप वैल्यू को उल्टा कर देते होते हैं। Q इंप्लाइज निगेशन P, Q इंप्लाइज निगेशन P, मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपने उल्टा कर देना है, ये कन्वर्स हो गया। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब वो कह रहे हैं कि इनवर्स फाइंड आउट करें। इनवर्स में क्या होगा, ये जो निगेशन है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, P इंप्लाइज निगेशन Q, मतलब जिसके साथ निगेशन नहीं है उसके साथ निगेशन आएगा, और जिसके साथ निगेशन होगा उसके साथ निगेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये है आपके पास इनवर्स। अब हम चलते हैं कंट्रा पॉजिटिव पे। कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। स्टूडेंट कंट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, एक तो हमने ना इसको उल्टा करके लिखना है, एक तो हमने इसको क्या करना है बेटा, उल्टा करके लिखना है। Q इंप्लाइज P, ठीक है। तो इसके साथ निगेशन है तो निगेशन खत्म हो जाएगा, Q के साथ निगेशन नहीं है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिखिएगा जरा, मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। Q इंप्लाइज P, तो ये हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसका क्या निकालना है, कन्वर्स निकाल लेना है, कन्वर्स। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में क्या होता है बेटा, कन्वर्स में हम जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है जी, Q इंप्लाइज P है तो P इंप्लाइज Q आ जाएगा। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में ये होता है कि अगर इसके साथ निगेशन नहीं है तो निगेशन आ जाएगा, निगेशन दोनों के साथ नहीं है तो निगेशन आ जाएगा, और अगर निगेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये होता है इनवर्स। अब हम निकालते हैं कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, एक तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, Q इंप्लाइज P है तो P इंप्लाइज Q, और अगर निगेशन नहीं है तो निगेशन भी आ जाएगा, और अगर निगेशन किसी एक के साथ भी हुआ तो वो निगेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा जी, थर्ड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास। थर्ड पार्ट है निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हमने इसका क्या निकालना है, कन्वर्स निकाल लेने। तो आपने हेडिंग लगा ली कन्वर्स की। तो कन्वर्स में क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा उसको आप उल्टा करके लिख देंगे, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q आ जाएगा। इसको आपने उल्टा कर दिया। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ निगेशन का यूज होता है। देखिए ये निगेशन P है तो खाली P आ जाएगा, और इसी तरह ये निगेशन Q है तो खाली Q आ जाएगा। और कंट्रा पॉजिटिव में, कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, एक तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, Q इंप्लाइज P, और अगर निगेशन नहीं है तो लगाएंगे, और अगर है तो खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ निगेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 है जी, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ये है जी पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स का बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि आपने इसको उल्टा करके लिख देना है, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग निगेशन लगाते होते हैं, और अगर निगेशन हो तो उसको हम खत्म कर देते होते हैं। तो ये निगेशन दोनों के साथ है, तो ये निगेशन दोनों के साथ खत्म हो जाएगा। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, कंट्रा पॉजिटिव, एक तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, P इंप्लाइज Q, और निगेशन अगर होगा तो खत्म,
और अगर नहीं होगा तो लगा देंगे, तो ये P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 लिख चुका हूँ बेटा, आप सबके सामने रिपीट करवा दूं आपको कि नेगेशन में क्या होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक P का और दूसरा Q का, मतलब जो टेबल बनेगा वो P और Q का बनेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसने कहा है जी आपने इसका टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, तो P और Q का टेबल बनेगा, सिर्फ और सिर्फ P और Q का बेटा। ठीक है, अब जरा बात समझने वाली है, यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस हैं P और Q, तो फार्मूला होता है 2 की पावर 2। अगर यहाँ पर तीन फंक्शन होंगे P Q R, फिर हम लेंगे 2 की पावर 3। अगर चार होंगे तो 2 की पावर 4। ये बात समझने की है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो P और Q वाले टेबल को ना रटा मार लेते हैं, तो इसको रटा नहीं मारना, इसको समझना है। 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 2 क्या आ गया, 4 आ गया। इस 4 का ये मतलब है कि यहाँ पर जो टोटल ट्रू फॉल्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक हो गया, पहली बात ये। अब इसको आपने फर्स्ट टाइम 4 को आपने अब क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास दो ही फंक्शन है, तो आंसर क्या आ गया, 2। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 2। अब इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि 2 दफा ट्रू लिखने और 2 दफा फॉल्स लिखने, और टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, तो टोटल 4 आएंगे। हमें इस चीज की समझ आएगी कि ये टेबल बनता कैसे है। अब आप इसको दोबारा से 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया, 1। कब तक डिवाइड करने, जब तक आंसर 1 नहीं आ जाएगा। अब इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का ये मतलब है कि एक ट्रू लिखने, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है बेटा, तो ये P और Q का टेबल हम इस तरह से बनाते होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रटा मार लेते हैं, तो रटा ना मारे, इसको इस तरह से समझें। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, निगेशन P और Q फिर और निगेशन Q। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, तो P और Q, ठीक है, P और Q, ये जो V है ना, V, ये होता है और ऑपरेटर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है। इस V का क्या मतलब होता है कि P और Q में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में कोई ट्रू है तो ट्रू आ गया, इन दोनों में कोई ट्रू है तो ट्रू आ गया। P और Q में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, इन दोनों में कोई ट्रू है, ट्रू आ गया, इन दोनों में कोई ट्रू है नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। अब इस ब्रैकेट के बाहर है निगेशन, अब हम इसका निगेशन निकाल लेते हैं, निगेशन P और Q। ठीक है बेटा, तो निगेशन में क्या होता है, निगेशन मैंने समझाया था आपको। अब हमने इसका क्या निकालना है, निगेशन। ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, और फॉल्स होगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये होता है निगेशन। निगेशन में उल्टा, ट्रू होगा तो फॉल्स या फॉल्स होगा तो ट्रू। ठीक है, तो अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, निगेशन Q। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे निगेशन Q। ठीक है, तो निगेशन Q को सॉल्व करते हैं, यहां मैं इसको रेज कर देता हूं। देखें जी, निगेशन Q, तो निगेशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। निगेशन निकाल रहे हैं ना Q का, फॉल्स है ना, ये देखो फॉल्स, तो फॉल्स है तो ये यहां क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो निगेशन में हम उल्टा करते हैं, ट्रू होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। अब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, निगेशन, निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, फिर और ऑपरेटर निगेशन Q। ठीक है बेटा, अब हमने इसका और इसका और ऑपरेटर निकालना है, किसका, इसका और इसका, इसका और इसका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, इनमें तो कोई ट्रू है ही नहीं पहली वैल्यू में। इन दोनों में एक ट्रू है, ये देखो ये ट्रू है ना, तो ये ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में कोई भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। इन दोनों में एक ट्रू तो है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जहां से समझना है वीडियो को बैक करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। सेकंड पार्ट की तरफ चल रहा हूं। सेकंड पार्ट है मेरे पास निगेशन, ठीक हो गया, निगेशन Q,
ठीक है, और निगेशन पी। तो बेटा निगेशन क्यू और निगेशन पी, अब हमने इस पे क्या निकालना है, सॉल्व करना है इसको, जाहिर बात है। सबसे पहले तो पी और क्यू का टेबल, मैंने आपको पी और क्यू का टेबल समझा दिया कि पी और क्यू का टेबल किस तरह से बना है। तो यहाँ 2 दफ़ा ट्रू आ जाएगा और 2 दफ़ा फॉल्स। 2 की पावर 2 4 होती है ना, तो टोटल नंबर कितने हो गए 4। 2 की पावर 2 अभी समझाया भी है, 2 की पावर 2 4। तो ये इस 4 का क्या मतलब है, टोटल नंबर 4 आएंगे। जब आप इसको पहली दफ़ा डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। इस 2 का क्या मतलब है कि 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर आप इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, आंसर 1 आएगा। हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। तो इस 1 का क्या मतलब है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये टेबल इस तरह से बनता होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम निगेशन क्यू निकाल लेते हैं। निगेशन क्यू, निगेशन क्यू में क्या होगा, निगेशन में क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये आ गया निगेशन क्यू। अब हम निगेशन पी निकाल लेते हैं। निगेशन पी, निगेशन पी में क्या होगा, देखो ये ट्रू है तो फॉल्स, ये नीचे वाला भी ट्रू है तो फॉल्स। हम पी का निकाल रहे हैं ना, तो ये फॉल्स है ना दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये आ गया निगेशन पी। अब बेटा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का और ऑपरेटर निकाल लेना है, निगेशन क्यू और निगेशन पी, ठीक है जी। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और में एक भी ट्रू हुआ इन दोनों में तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, इन दोनों में ट्रू तो है, एक ट्रू तो है, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में एक ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में तो 2 ट्रू हैं, तो सारी बात है फिर ट्रू ही आएगा। तो एक ट्रू का आना जरूरी है मेरा बेटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास निगेशन क्यू और निगेशन पी आ गया, ठीक है। अब हम इसका निगेशन निकालेंगे, इस पूरी वैल्यू का निगेशन निकाल लेते हैं। निगेशन, निगेशन क्यू और निगेशन पी, ठीक है बेटा। तो निगेशन, अब आपने इसका निगेशन निकालना है। निगेशन में क्या होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू है तीनों तो तीनों फॉल्स आ जाएंगे। निगेशन में काम उल्टा हो जाता है बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। बस जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। आपको पता है कि यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 7 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 8वां चैप्टर भी अब हो जाएगा इस लेक्चर में, क्योंकि इसकी एक ही एक्सरसाइज है। तो बेटा आपने इनको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर तैयार करने, एट द एंड आपको इंशाल्लाह गेस भी बताएंगे, डेफिनेशंस भी बताएंगे, बहुत कुछ बताने वाला अभी बाकी है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुक को किसी न किसी तरह वाइंड अप कर दें। थर्ड पार्ट, पी और क्यू इम्प्लाइज, नहीं, बाय इक्विवेलेंट, और पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है जी। तो बाय इक्विवेलेंट का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा, और 2 ट्रू हुए, 2 फॉल्स हुए तो वो ट्रू आ जाएगा। तो ये क्या होता है जी, आपके पास बाय इक्विवेलेंट होता है। अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो मैंने आपको बड़े डिटेल में पीछे ये पॉइंट्स लिखवाए भी हैं। चलें जी टेबल बनाते हैं। पी का सबसे पहले टेबल मैं समझा चुका हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू का टेबल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है बेटा। अगर आपने फॉल्स से स्टार्ट करना है तो आप फॉल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यहां भी आपको फॉल्स करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले ब्रैकेट पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है जी। और में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, इन दोनों में भी एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, इन दोनों में भी एक ट्रू है, ट्रू आ गया, इन दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। अब पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है कि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। इन दोनों में कोई ट्रू है, आपने कहा सर जी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। इन दोनों में कोई भी फॉल्स नहीं था इसलिए ट्रू आ गया। इन दोनों में एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, इन दोनों में भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, इन दोनों में भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ये बेटा होता है किसमें, एंड में, कि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा, याद रखना। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बाय इक्विवेलेंट, पी और क्यू
बाय इक्विवेलेंट P एंड Q। अब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स और दो फॉल्स हुए तो ट्रू। इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स और दो फॉल्स हुए तो ट्रू। क्या इन दोनों में कोई फॉल्स है? नहीं है, ट्रू आ गया। इन दोनों में एक फॉल्स तो है तो फॉल्स आ गया। इन दोनों में भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। इन दोनों में दो फॉल्स हैं तो दो फॉल्स हुए तो वो क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे समझ आ चुकी है, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन टू एग्जांपल्स। आपने इसके दो एग्जांपल्स भी देनी है। तो बेटा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे, थोड़ा समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, वो एक इस तरह की आपके पास स्टेटमेंट है जो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है, बट नॉट बोथ, लेकिन ये दोनों भी नहीं हो सकते। वाइल अ मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, इज अ लॉजिक आर्ग्यूमेंट that demonstrate the truth of mathematical statement। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, ये एक ऐसा है बेटा जिसमें आप लोग अपनी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। और थ्योरम भी हम लोग इसीलिए ही यूज करते हैं। प्रूफ जो होते हैं हम लोग इसको बाकायदा प्रूफ करके एट द एंड अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है बेटा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये प्रूव है, ये प्रूव हमारे पास प्रूव शुदा है, बुक में प्रूव मौजूद है इसका कि आपके पास जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं इनका जो सम होता है ये 180 होता है। और दूसरी एग्जांपल्स में लिखी 3 + 4 = 8। ये तो फॉल्स हो गई बेटा, ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ही नहीं। तो ये दोनों एग्जांपल से हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि एक्सियम एंड थ्योरम में डिफरेंस बता दें। तो ये स्टेटमेंट भी आपने जुबानी याद रखनी है कि एक्सियम क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। तो ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है और इसके लिए हमें किसी एविडेंस की, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती बेटा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर पास इन्फिनेटली मैनी लाइन्स। आपके पास एक गिवन पॉइंट है सर्कल का, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, उस सर्कल के मिड पॉइंट से बहुत सारी इन्फिनाइट लाइन्स क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। या 3 + 4 = 7 है, तो इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट है जी थ्योरम। थ्योरम का मैंने पहले भी आपको लिखवाया है, उसी तरह का कुछ मिलता जुलता है हमारे पास। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट that has been proved true based on previously known facts। तो थ्योरम बेटा ऐसी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो प्रूव की जाती है ट्रू बेस्ड फैक्ट्स पे, ठीक है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज क्वाड्रेटरल इज 360 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो इसका प्रूफ मौजूद है, इसका प्रूफ हम कर सकते हैं। इसी तरह ये जो एग्जांपल है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। तो इसका प्रूफ मौजूद है, इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको आपने अच्छे से क्या करना है, याद भी करना है। याद करेंगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं साइड पे होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कह रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिवन एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। एक एग्जांपल भी दें ताकि आपको जो पॉइंट है वो वाजे हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशन। लॉजिकल रीजनिंग एक फाउंडेशन है ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ as it ensures that conclusions are derived in a systematic and valid manner। लॉजिकल रीजनिंग आपको इंश्योर करवाता है कि जो आप सिस्टम या जो आप इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं बेटा, वो आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, फ्रॉम गिवन एजम्पशन और एक्सियम्स। एक्सियम्स का मैंने आपको बताया था कि जो बगैर प्रूफ के सच माना जाए उसे हम एक्साइम्स, चाहे उसको कुछ लोग एक्सियम्स भी बोलते हैं, कुछ एक्साइम्स भी बोलते हैं, तो दोनों ठीक है, ठीक है। तो
एजम्पशन और एग्जाम्स। तो एग्जाम्स का मतलब हो गया कि बेटा कि हम बगैर किसी सबूत के अपनी स्टेटमेंट को क्या कर लें, सच मान लें। ठीक है। इट एलिमिनेट्स एम्बिग्यूटी एंड सब्जेक्टिवली। अच्छा, एम्बिग्यूटी जो होता है ना, ये क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के बहुत ज़्यादा क्या होंगे, मायने होंगे, एक से ज़्यादा मायने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो बेटा ये क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है एम्बिग्यूटी को, सब्जेक्टिवली को, एंड अलाउइंग मैथमेटिकल रिजल्ट टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट आपको ज़बानी याद करनी है। इसका समझा तो मैंने आपको दिया है कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है, लेकिन पेपर में तो आपने उसको लिख के बताना है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल क्या जी, टू प्रूव द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। हम लोग प्रूव करते हैं कि आपके पास 2 ऑड नंबर हैं और उसका सम जो है वो क्या है, इवन है। तो इसके लिए मैंने लेट कर लिए 2 ऑड नंबर, 2m+1, और दूसरा जो लेट किया मैंने वो है 2n+1। ठीक है बेटा। देयर सम इज, तो मैंने इन दोनों का सम लिया 2m+1 और 2n+1 का। तो 2m और 2n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +1 और +1 +2, दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो m+n+1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या होगा, मैंने क्या लिखा, सिंस 2m+n+1 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 का डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, तो द सम इज इवन। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, जाहिर बात है इवन ही होगा। दिस लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर्स द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ऑड नंबर्स। ये जो हमने लॉजिकल रीजनिंग एक यहाँ पे ड्राइव की है, एक्सप्लेन की है, ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि तमाम ऑड नंबर्स का रिजल्ट जो है वो इवन नंबर भी आ सकता है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक केसेस, सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये सारे का सारा बेटा आपको लिखना है यहाँ तक, अगर पेपर में आ जाएगा तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्साइन, कंजेक्चर और थ्योरम। आपके पास 3 आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बताने हैं कि ये एक्साइन है, ये आपने इंडिकेट करना ना, बताना है इसको, ये कंजेक्चर है या थ्योरम है, एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग बेटा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, देयर इज एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। एक 1 स्ट्रेट लाइन है जो आप कह सकते हैं पास हो रही है 2 पॉइंट्स से। तो ये किस में होता है बेटा, एग्जाम में होता है। एग्जाम में क्या होता है कि हम स्टेटमेंट को बगैर किसी प्रूफ के कह सकते हैं कि ये ओके है। ठीक है बेटा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया, इट इज एन एग्जाम। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो एवरी ग्रेटर नंबर जो ग्रेटर देन 2 होगा उसको हम राइट कर सकते हैं 2 प्राइम नंबर में। तो ये आपके पास किस में आता है बेटा, ये आपके पास कंजेक्चर में आता है। तो थर्ड है आपके पास, द सम ऑफ द एंगल इज ट्राइंगल इज 180। तो बेटा द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 होता है। तो ये आपका थ्योरम है बेटा, आगे जाके हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी थ्योरम है। तो आपने क्या लिखना है, इट इज थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नोट कर लेंगे बेटा आप लोग, लास्ट में करना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और मैं इसका फर्स्ट पार्ट राइट कर चुका हूँ। हमने प्रूफ करना है x-4 होल का स्क्वायर प्लस 9, x² - 8x प्लस 25। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड x-4 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो सबसे पहले ना आपने यहाँ पे फार्मूला ओपन करने, a - b होल का स्क्वायर। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b। तो ये फार्मूला होता है। ये -2ab आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, और ये प्लस का 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8, 8x आ जाएगा। तो x का स्क्वायर -8x, 16 + 9 25 हो जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट x+1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है बेटा। तो अब हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जी, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे सबसे पहले,
सेम काम, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। तो बेटा ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 1 होल का स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab, ठीक है बेटा। तो फार्मूला कैसे होते हैं, प्लस होगा तो प्लस 2ab, माइनस होगा तो माइनस 2ab, बस इसमें यही फर्क है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बन चुकी है, ठीक है। अब आप जरा इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है, 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ जाएगा जी 2x आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और माइनस का 2x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x होता है ना, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये सारा हमारा बेसिक मैथ ही है जो हम लोग पहले भी कई दफा कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। यहाँ पे क्या हुआ है, ये वैल्यू वैसी आ गई सारी, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आ जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, 2x प्लस 2x 4x हो गया। ये तो प्रूव हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, प्रूव दैट, थर्ड पार्ट है जी, प्रूव दैट x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, ठीक है बेटा। तो ये हमने जी प्रूव करना है, तो बिल्कुल जी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर फार्मूले ओपन किए हैं इसी तरह यहाँ भी हमने फार्मूले ओपन करने हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। यहाँ पे जी हमने फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ भी माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी फार्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b 5 है ना, माइनस है तो माइनस 2a, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट चलते हैं, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जार 10 तो 10x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ये तो वैसे ही आ गया, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो वैल्यू वैसे ही आ गई सारी, माइनस अंदर जाएगा, इन तीनों वैल्यूज के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया
एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। इसके बाद जनाब प्लस 25 से माइनस 25 कट गया और प्लस 10x ये हो गया जी प्लस 20x। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके नीचे हम लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम 9 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपने क्या करना है जी, हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है, मतलब हर स्टेप की आपने प्रॉपर्टी भी बतानी है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 4 + 16x/4। तो सबसे पहले इस 4 को अगर मैं यहाँ साइड पे कर दूं 1/4 कर दूं, ठीक है, मतलब हम इस डिवाइड वाली वैल्यू को अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास a/b इज इक्वल टू, ये आपने प्रॉपर्टी शायद कहीं बचपन में पढ़ी भी हो, ये 9th क्लास 8th क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, बैक पे भी हम पढ़ चुके हैं। तो a/b को हम लिख सकते हैं 1/b मल्टीप्लाई a, मतलब b को अलग और a को अलग। तो यहाँ तक जी आपको मेरी बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट देखिएगा 1/4, अगर हम इस वैल्यू से 4 कॉमन ले लें बाहर, 4 क्या ले लें कॉमन, तो इस 4 की जगह 1 बच जाएगा ना, 4 1s are 4 होते हैं और 4 4s are 16 होते हैं। तो यहां से हमने 4 क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। अब इसके बाद जनाब क्या होने वाला है, अगर हम यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें तो ये 1 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 + 4x, तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसको ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रख लेने। इसके बाद जी एक बार छोटा सा स्टेप है, 1 को अगर हम 1 + 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 4x आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हर स्टेप को हमने साथ साथ क्या कर दिया है, एक्सप्लेन। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जनाब, तो ये हमारा जी रिजल्ट आ चुका है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। आप इसके नीचे राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट पार्ट है जी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको रेज करते हैं, इसको रेज ही कर देते हैं जी। ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है और आप में से काफी सारे बच्चे इसको ना साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का। ठीक है, तो साथ साथ नोट करें बेटा, अपने नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े। तो सेकंड पार्ट है जी 6x², लिखें बेटा सेकंड पार्ट 6x² + 18x, और डिवाइड में क्या है जी हमारे पास 3x² -27, 3x² -27, और इज इक्वल टू में हमने जो निकालनी है वैल्यू 2x/x-3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 6x² + 18x / 3x² -27। ठीक है बेटा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऊपर वाली वैल्यू से हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से हम 6x कॉमन ले सकते हैं। तो 6x कॉमन ले लिया तो ये x² है तो x बच जाएगा, प्लस 6 3s are 18 होता है, और ये x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ओवर इन दोनों में से 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x² -9 आ जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। तो आपको लिखना भी है प्रॉपर्टी, बिल्कुल जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मैंने बताया था कि जो हम कॉमन लेते हैं वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है।
अब हमने ऊपर भी कॉमन ली है, नीचे भी कॉमन लिया है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने कॉमन ऊपर वाली वैल्यू मतलब न्यूमरेटर से भी ली है और डिनोमिनेटर से भी लिया है, डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो ये आपने साथ में अपने स्टेप को जस्टिफाई भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही जबरदस्त स्टेप होने वाला है। अब आप इसकी यहाँ पे ना कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास कटिंग हो रही है, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसके अलावा ना यहाँ पर एक और स्टेप भी बन रहा है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दें ना, मतलब इसको लिख लें 3 × 2 कर लें, ये 3 कर लें, x² - 9 पे आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसके यहाँ पे ना फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 को लिख लेते हैं 3 × 2x, यहाँ आ जाएगा जी x + 3, डिवाइड में ये 3 आ जाएगा। x² - 9 को फार्मूला बनाने के लिए मैंने लिखा x का स्क्वायर, 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 × 2x, x + 3, ये हमारे पास बेटा आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिख लें? फैक्टराइजेशन, बस फैक्टराइजेशन, या आप लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देखें 3 से 3 हम कैंसल आउट कर रहे हैं, 3 से 3 हम क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया? 1 × 2x, यहाँ पे क्या बच गया? x + 3, 1 × 2x, 1 × 2x x + 3 ओवर x² - 3 का होल स्क्वायर, तो a - b और a + b। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है a² - b² का, a - b और a + b। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप इसको लिख लें यूज, यहाँ पे आप लोग क्या लिख लें? यूज a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b इन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जी हमने इस स्टेप को हमने फार्मूला यूज कर लिया है a² - b² का, a - b और a + b। तो यहाँ तक जी आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, x + 3 से x + 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? बाकी क्या बच जाएगा जी? यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो 1 × 2x ओवर x - 3, तो ये वैल्यू आपके पास बच गई। 1 × 2x ओवर x - 3, तो ये वैल्यू बेटा बच गई आपके पास। तो यहाँ पे आपने यूज किया है a ओवर a, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी आपने यहाँ पर यूज किया है a ओवर a इज इक्वल टू 1। देखे ना, यहां से इसको जब हमने इसके साथ काटा, मतलब सपोज कर लें ये भी a है, ये भी a है, तो a से a कट गया, तो फिर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। फिर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है। इसको आप क्या बोलते हैं? डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये आपने साइड पे लिखने हैं। ठीक है बेटा, जो जो मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ ये स्टेप आपने सारे के सारे साइड पे लिखने हैं बेटा। तो नेक्स्ट जी अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2x ओवर x - 3, तो ये आ जाएगा 2x ओवर x - 3। जो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी ना, और ये है आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जी प्रूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड आ जाएगी, नीचे लिखना भी है आपने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैं बार बार पीछे इसलिए हो रहा हूं
ताकि बेटा आप लोग ना नोट कर लें तसल्ली से, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज कर लें। तो ये बार बार बैक पर होने की यही वजह है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी, टाइम वेस्ट नहीं करते जी। लिखें जी थर्ड पार्ट जल्दी से, शाबाश। तो थर्ड पार्ट जी ये हो गया जी, रेज हो गया बेटा, घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। और आप लोगों ने ही अच्छा करना है, आप लोग भी फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो देखें जी थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 5। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो इंशाल्लाह जी इसको भी प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। मतलब 10 1s are 10, फैक्टराइजेशन समझाई भी थी, 10 भी बने और 7 भी बने। तो कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि सर 2 5s are 10 होता है, और 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, तो 2 और 5 कितने होते हैं, 7, और 2 5s are कितने होते हैं, 10। तो हमारा जी मिड टर्म ब्रेक हो गई। नीचे भी इसी तरह 10 1s are 10, 10 भी बने 3 भी बने, तो 2 और 5, 2 5s are 10, 2 और 5 को अगर माइनस करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 10। अब देखिए साइन मैंने यहां लगाना है, कैसे लगाऊंगा, यहां माइनस का 3x है तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगा दूंगा। तो प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा ना। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस है तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस आ जाएगा। तो यहां लिखना भी है ब्रेक द मिड टर्म, ब्रेक द मिड टर्म। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले दो वैल्यूज में से, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा। डिवाइड में इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा। और ये जो हम कॉमन लेते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने आपको बैक पे भी समझाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा, अब देखें ये दो वैल्यूज सेम है, ये दो वैल्यूज सेम है, x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और ये बाहर वाली वैल्यू x प्लस 5, x प्लस 2 ये कॉमन आ गया बेटा, क्योंकि दोनों में है। नीचे भी इसी तरह x प्लस 2 दोनों में है तो ये x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो साथ में क्या बच गया, x माइनस 5 बच गया। ठीक है, तो यहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, यहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, यहां लिखना भी है यूज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो कॉमन होता है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप जी यहां पर कटिंग होने वाली है, कटिंग कर देते हैं जी। देखें x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, यहां पर अब हमें स्पेस बनानी पड़ेगी, यहां पर स्पेस बनानी पड़ेगी। 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 x माइनस 5, क्योंकि ये तो इससे कट गया तो ये 1 बच गया ना। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या थी, a ओवर a इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो अब जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या है जी हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। नीचे लिख भी देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 10 की तरफ फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये थ्योरम की तरह क्वेश्चन है। हमें कह रहे हैं कि सपोज x इज एन इंटीजर, x हमारे पास इंटीजर है, देन x इज ऑड, 9x प्लस 4 इज ऑड, इफ 9x प्लस 4 इज ऑड। देखिए मैंने क्या लिखा है, बहुत ही आसान है, अगर समझ आ जाए तो 9x प्लस 4 जो दिया हुआ है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। यहाँ मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये जो 2k प्लस 1 है ना, ये हमारे पास ऑड इंटीजर है। आप k की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 से लेकर कुछ भी पुट कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑड ही आएगा। ठीक है, तो यही आपने ऑड नंबर में यही नंबर आपने लेट करना होता है। x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो 9 जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पे 2k प्लस 1 आ जाएगा, और फिर ये प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह 2k प्लस 1 पुट कर दिया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया 18 के, 9 को 1 से 9, और ये प्लस 4 वैसे ही आ गया। 9 प्लस 4 13 हो गया, 13 को लिखा 12 प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 9 के प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास, और ये प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 3 भी तो, हम इन दोनों में से 3 भी तो कॉमन ले सकते हैं ना। अगर हम 3 कॉमन लेंगे ना तो वो फिर हमारे पास ऑड इंटीजर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे 2 है ना, तो हमें 2 ही कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमने 9 के प्लस 6 को सपोज कर लिया है m के इक्वल, तो ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, 9 के प्लस 6 की जगह m आ गया, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और ये भी हमारे पास ऑड नंबर है। तो इस क्वेश्चन का क्या मकसद हुआ जी, हमने इस फंक्शन को यूज किए, एक ऑड नंबर हमने लेट किया, और इसी नंबर को यहाँ पुट करके हमने दूसरा ऑड नंबर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट थी बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हमें कह रहे हैं सपोज x इज एन इंटीजर, इफ x इज ऑड देन 7x प्लस 5 इज इवन। ठीक है, तो 7x प्लस 5 इक्वेशन नंबर 1, x ऑड है, ऑड के लिए हमेशा यही नंबर लेना है 2k प्लस 1। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो 7 वैसे ही आ गया, इस x की जगह पे 2k प्लस 1 आ गया, प्लस 5 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 2 14 के, 7 1 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 आ गया। दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया है, क्योंकि जो हमने सपोज किया हुआ है वो 2 ही सपोज किया हुआ है ना। तो 7k प्लस 6 आ जाएगा, तो 7k प्लस 6 को m सपोज कर लिया मैंने, तो ये आ गया जी 2m, और 2m जो है ये इवन नंबर है। स्टेटमेंट भी यही थी कि जो आंसर आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। इस m की जगह आप कुछ भी पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज एन ऑड। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को 1 का नाम दे दिया। ऑड के लिए आप सबको पता है कि हम 2k प्लस 1 ही सपोज करते हैं, तो 2k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पुट कर दिया, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, x की जगह पे 2k प्लस 1 और प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहां पर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a का स्क्वायर 2k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2k1। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 2 8k माइनस 4, माइनस 4 को 2 से माइनस 8, माइनस 4 को 1 से माइनस 4, और ये प्लस का 6 जो है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 6। 2k हो गया जी, 4k स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 4k हो जाएगा। ठीक है, 2k 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4k, आगे जी माइनस 8k माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8k माइनस 4k आ जाएगा, प्लस 4k माइनस 8k माइनस 4k प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहां तक कोई मसला हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे।
इंशाल्लाह कोई इशू तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 को हम लिख सकते हैं ना 2 + 1 ही, इसको हम रहने देते हैं। प्लस 3 को हमने क्या लिखा 2 + 1। अब 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2, हमने यहाँ पे सपोज करना है जो आंसर आना चाहिए ना वो ऑड आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अब लेट कर रहे हैं दोबारा से 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 किसके इक्वल लेट कर रहे हैं m के इक्वल। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह m पुट कर दूं तो ये आ जाएगा m + 1, ये m आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। और आप इसमें कोई भी नंबर पुट करें m की जगह 1 2 3 4 तो आंसर ऑड ही आएगा। और इसकी स्टेटमेंट यही थी कि ऑड आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपने क्या लिखना है m + 1 इज ऑड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसको अब मैं जी यहाँ पे रेज कर देता हूँ। चलें जी, डन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जी, वो कह रहे हैं इफ x इज एन इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। देखें इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे हमने इवन सपोज करना है, तो इवन के लिए हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2k। इवन के लिए हमेशा क्या लेट करते हैं 2k, और ऑड के लिए 2k प्लस 1। ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं सपोज करते होते हैं। तो ये हमारे पास इवन है एज x इज इवन। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 2k आ जाएगा, 2k का होल स्क्वायर, x की जगह 2k प्लस 4। ठीक है जनाब, तो जहां जहां x था 2k, x की जगह 2k प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4k प्लस 4। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा 2k पुट कर दिया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस पूरी इक्वेशन से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। अब आप इस पूरी वैल्यू को बेटा m सपोज कर लें, लेट m इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को m सपोज कर लिया तो ये क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा इस पूरी की जगह m, और 2m जो है ये हमारे पास क्या है इवन है। उसने हमें यही कहा था कि इवन सपोज करने और आंसर भी हमारे पास इवन आना चाहिए। m की जगह कुछ भी पुट करें तो आंसर इवन ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम 13 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें कह रहे प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट a एंड b। आपने प्रूव करने दो नॉन एम्प्टी सेट जो हैं a और b, a इंटरसेक्शन b प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम यूनियन b प्राइम। तो सबसे पहले जी हमने सोल्यूशन में इसको लिख लेना है a इंटरसेक्शन b प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम यूनियन b प्राइम। तो सबसे पहले जी हम लेट कर लेते हैं, लेट मेरे साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है बेटा, मेरे साथ साथ आपने नोट करना है, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b प्राइम। ठीक है बेटा, तो ये एप्सिलॉन जो है ना आप इसको बिलोंग समझ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b प्राइम। तो अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो x फिर इसको बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, हमने लिख दिया जी x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अगर x इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये थ्योरम की तरह है बेटा, अगर x इसको बिलोंग नहीं करेगा तो फिर x a को भी बिलोंग नहीं करेगा और x b को भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका ये मतलब है। तो हम लिख लेते हैं x जो है ना ही a को बिलोंग करेगा और ना ही x b को बिलोंग करेगा। इस इक्वेशन का ये मतलब है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया बेटा, राइट कर दिया है। अगर x इन दोनों को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा, फिर x बिलोंग करेगा बेटा a प्राइम को और x किसको बिलोंग कर देगा b प्राइम को। ठीक है बेटा, तो इस बात की समझ आ गई। मतलब अगर ये प्राइम को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर x बिलोंग कर जाएगा a प्राइम
यूनियन बी प्राइम को, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, हमने लिखने है बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ, एक्स जो है, हमने एक छोटी सी यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी मेंबर, एक्स तो इसका बेटा लाजमी रुकन है, इसका मेंबर है किसका, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का, ए इंटरसेक्शन, ये हमारे पास थ्योरम की तरह है बेटा, लेकिन कोशिश करें इसको समझने की। तो देयरफॉर इट मींस दैट, देयरफॉर इट मींस दैट, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम जो है वो सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सबसेट हो जाएंगे किसके, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम के। ठीक है बेटा, नो वी सपोज दैट, अब हम दोबारा से सपोज कर रहे हैं बेटा, नो सपोज दैट, तो अब हम लोग बेटा दोबारा से सपोज कर रहे हैं, तो ये एक एक लाइन समझनी है, नहीं तो फिर आपको ये याद करना पड़ जाएगा बेटा। अब हम सपोज, पहले हमने इसको x के बिलोंग सपोज किया, अब हम इसको y के बिलोंग सपोज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को, y बिलोंग्स टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आई है, अगर समझ नहीं आई तो फिर बेटा आपकी मजबूरी होगी, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करने से बेहतर है थ्योरम को रट्टा नहीं मारना, कोशिश करें इसको समझने की। अगर y जो है इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि y जो है वो a प्राइम को भी बिलोंग करेगा और b प्राइम को भी बिलोंग करेगा। तो लिख लेते हैं जी, लिख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, y जो है वो a प्राइम को भी बिलोंग करेगा और y जो है बी प्राइम को भी बिलोंग करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर इन दोनों को बिलोंग करेगा तो y तो फिर a और b को तो बिलोंग करेगा ही नहीं, जैसा कि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया था कि अगर x a और b को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर a प्राइम और b प्राइम को बिलोंग कर रहा है। अगर y यहाँ दोनों में बिलोंग कर रहा है, a प्राइम b प्राइम में, तो फिर y a और b में बिलोंग नहीं करेगा, y a और b में बिलोंग नहीं कर, बात को समझना है, ये बात वही पिछले वाली स्टेप्स वाली है, ये बात वही सेम टू सेम पिछले स्टेप वाली है। तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि y जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b प्राइम को। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, y जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b प्राइम को, और फिर क्या होगा, y बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b को, तो अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर a इंटरसेक्शन b होल प्राइम को भी बिलोंग नहीं करेगा, इसका ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो यहां तक जी मेरे ख्याल से आप सबको समझ आई है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, from 1 2 and 3 we know that, from 1 2 and 3 क्या लिख लेंगे, from 1 2 and 3 we know that, अगर हम तीनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b प्राइम, a इंटरसेक्शन b प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो इक्वेशन 1 2 और 3 के लिहाज से हम जानते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करने। अब हम क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास, हमें कह रहे हैं कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। तो ये स्टेटमेंट हमने जी प्रूव करनी है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही अच्छी चीज़ दी हुई है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अगर ये लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है
तो फिर क्या होगा, फिर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या लिखना है हमने, सिंस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो एक्स वाई जो दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसका ना मैंने स्केयर खत्म करना है। तो स्केयर खत्म करने का एक ही तरीका है, आप इसका दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे जी, टेक द स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड, टेक द स्केयर रूट, टेक द स्केयर रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का ना हम स्केयर रूट ले लेते हैं। देखें ये आपकी इक्वेशन 1 है, एक्स स्केयर लेस देन वाई स्केयर। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्केयर रूट लूं, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई आ जाएगा स्केयर रूट लेने के बाद। तो आपने क्या देखा, ये वैल्यू आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट से हमने इसको लिखा, फिर हमें लिखा कि अगर एक्स स्केयर लेस देन वाई स्केयर है तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा। ये प्रूफ में इसी तरह होता है, इक्वेशन नंबर 1 का स्केयर रूट लिया और ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो क्या लिखना है जी, सो इट इज प्रूव दैट, सो, तो ये हमने प्रूव कर दिया बेटा, एक्स लेस देन वाई। सो इट इज प्रूव, so it is proved that x y are positive real number. So it is proved that x y are positive रियल नंबर। अच्छा, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जिसकी वजह से एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। अगर वो कहता है कि नेगेटिव है तो फिर हम लिखते हैं एक्स वाई लेस देन 0। तो हम इस तरह से भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट इज प्रूव दैट एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है बेटा। एंड एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट सारी लिख रहा हूं क्वेश्चन वाली, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स लेस देन वाई। ये ऊपर वाली सारी मैंने स्टेटमेंट लिख दी प्रूफ के साथ। सो इट इज प्रूव दैट एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, देन एक्स लेस देन वाई। तो ये हमारा जी प्रूफ हो गया बेटा। ये क्वेश्चन 14 है। अब 15 की तरफ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहे हैं कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो सबसे पहले ना हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी बना लेनी है। हाँ जी, ये ट्राइंगल आपकी बन गई। सबसे पहले आपने ट्राइंगल बना लेनी है, फिर आपने इसको नाम दे देने ए, बी और सी का, ठीक हो गया बेटा। अब आपने प्रूव करना है कि इसके जो अंदर वाले एंगल्स का जो सम है वो क्या है बेटा, 180 है। सबसे पहले तो आपने लिखना है गिवन। तो आपने सबसे पहले गिवन में ये ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। ये आपने बेटा स्टार्टिंग आपकी यही होनी है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, अब आपने लिखना है प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ आप लोगों ने बेटा क्या करना है, इसका एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल, तीनों का एंगल का सम 180 आना चाहिए। मतलब मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, इन तीनों का जो सम है ये 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमने क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग ये आपकी बेटा स्टार्टिंग है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, अब आपने क्या करना है, एक ना लाइन इस पे ड्रॉ करनी है, सी पे एक लाइन आप लोगों ने क्या करनी है बेटा, ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे एल का नाम दे देना है और इसको आपने क्या नाम दे देना है, एम का नाम दे देना है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया एंगल 1 और ये आप इसको नाम दे दें बाहर, एंगल 2 का नाम दे दें, ठीक है बेटा। अब देखिएगा जरा, अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा लाइन एल एम, ड्रा अ लाइन एल एम थ्रू सी, ठीक है। तो सी से थ्रू हमने एक ड्रा लाइन कर ली पैरेलल टू ए बी, जो कि पैरेलल है
पैरेलल है ए बी के। ठीक है बेटा, ये आपकी स्टार्टिंग है थ्योरम की। बार बार कह रहा हूँ, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। अभी से ही समझ के कर ले थ्योरम को। ठीक है बेटा, थ्रू ए बी लेबल द एंगल 1 एंड 2, और साथ में हमने एंगल लेबल कर लिया है 1 और 2। लेबल द एंगल 1 एंड 2। एंगल 1 और 2 हमने क्या कर लिया बेटा, लेबल कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है, अब यहां पर हम पहले जरा स्पेस बना लेते हैं बेटा। चलें जी, देखिएगा। अब ना थ्योरम के लिए ना दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है और एक साथ में रीजन होती है। अब आपने एक खाना बना लेना है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट लिखनी है आपने, और इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है। मेरी तो सीधी लाइन नहीं आएगी माशाल्लाह से, लेकिन आपने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेनी है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है एक साइड पे, और एक साइड पे आपने इसकी रीजन लिख देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट, तो मेजर एंगल ए जो है, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल 1, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल 1। ठीक है, इसी तरह मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, ये हमारे पास एंगल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी। ये रीजन आपने साथ साथ लिखनी होती है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके दो स्टेटमेंट की रीजन भी साथ साथ आ गई। अब क्या होगा, अब ये होगा मेजर एंगल 1, जरा बात को समझना है, प्लस मेजर एंगल बी सी ए, मेजर एंगल बी सी ए, बी सी ए, मेजर एंगल बी सी ए प्लस मेजर एंगल 2। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2, ये कौन से ट्राइंगल में बन रहे हैं, बी सी ए, या आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी रीजन आपने क्या लिखनी है, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने इसकी रीजन लिख दी बेटा साथ में। तो मेरे साथ साथ समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी, पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अब हमें यहां पर भी इसी तरह से दो हिस्से हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू है। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, बहुत ही मजे का स्टेप हो जाएगा। अगर ये तीनों 180 हैं, तो मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, ये भी किसके बराबर होगा, 180 के। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया जी आपका, ये क्या हो गया जी, नेक्स्ट स्टेप। अगर ये तीनों एंगल्स 180 के बराबर हैं, मतलब ये पूरी फिगर अब 180 हो गई ना, तो अगर ये पूरी फिगर 180 हो गई, तो इसके जो एंगल्स हैं ये भी किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम, ये स्टेटमेंट आपने कहां से ली है, इक्वेशन 1 और 2 से। अभी आपको बताते हैं इक्वेशन 1 और 2 कौन सी है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दें, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। तो ये 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पता नहीं अब आपको इस 2 नजर भी आ रहा है कि नहीं, तो अब उम्मीद नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 और 2 हो गई। ठीक है जी, तो फिर ये सो इट इज प्रूव्ड दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब ये पूरी स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, सो इट इज प्रूफ दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angle of a triangle
एंगल इज 180। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम 16 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और हमें कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट। तो आपने प्रूव करना है बेटा। तो ये जो प्रूव करना है, हर स्टेप को आपने जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे तो इंशाल्लाह बेटा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो लिखें जी सॉल्यूशन में क्या लिखना है जी। आपने ये वैल्यू लिखनी है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब देखें डिवाइड में हमारे पास बी डी है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बी डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले। तो ए ओवर बी, यहाँ बी डी आ जाएगा इज इक्वल टू सी ओवर डी, और यहाँ भी बी डी आ जाएगा। डिवाइड में बी डी था इसलिए बोथ साइड पर बी डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो साथ में लिखना भी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। तो साथ में आपने यहाँ लिखना भी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है बेटा, तो ये आपने इसके साथ इसको जस्टिफाई भी कर देना है अपने स्टेप को। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो a डॉट 1 और ये साथ में बी डी आ जाएगा। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इसके साथ भी कुछ नहीं है तो इसके साथ भी 1 है, और ये आ गया जी आपके पास बी डी। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लाजमी होता है। तो यहाँ पर आपने इसको जस्टिफाई भी कर देना है। ये स्टेप क्या कहलाता है, ये स्टेप कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो साथ में आपने इस स्टेप को क्या कर दिया जी, जस्टिफाई भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी। ये जो a है, इस a को मैं बाहर कर रहा हूं। ठीक है, 1 ओवर b। ठीक है बेटा, साथ में क्या आ जाएगा, ये जो b है ना, ये b, ये इस b को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और बाहर ये वाला d आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखें जी, a को मैंने बाहर किया 1 ओवर b, ये b साथ इसके मल्टीप्लाई और d आ जाएगा। इसी तरह यहां भी c को मैं बाहर करूंगा 1 ओवर d, और ये d इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बाहर ये b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, ए बी सी इस तरह से इज इक्वल टू ए बी और ये सी। ठीक है बेटा, इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ बनती है, तो हमने इस तरह से ये प्रॉपर्टी बना दी है। आप चाहें तो इस डी को यहाँ अंदर भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से, तब भी ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। ठीक है, तो ए को अलग 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बी डी, इसी तरह से सी को अलग 1 ओवर डी मल्टीप्लाई बी डी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बी डी को आप एक साथ लिख दें, तो आपको मेरे ख्याल से ये स्टेप आसान लगेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर b से b क्या हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई d बच गया इज इक्वल टू, ये जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर d से d कट गया तो c मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई b आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो कटिंग होके हमने इसको लिखा है बेटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है बेटा, डिवाइड में कटिंग की है ना हमने इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। ए को 1 से मल्टीप्लाई
फिर ए को डी से ए डी आ जाएगा, सी को 1 से मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है। ठीक है जी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसके साथ आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो ये अगर आप ये साथ साथ आपने अपने हर स्टेप को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना होता है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद है समझ आई है, समझ नहीं आई तो फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसको हम रेज कर लेते हैं, लिखें जी, सेकंड पार्ट लिख लें शाबाश फटाफट से। तो ये हो गया जी, मेरे पास तो रेज हो गया, आपने तो कौन सा रेज करना है, आपने तो नेक्स्ट पेज पर फटाफट से सेकंड पार्ट लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो लिख लें जी, सेकंड पार्ट लिख लें। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए ओवर बी, सेकंड पार्ट है ए ओवर बी, और साथ में क्या है जी, सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। ठीक है बेटा, ये आपने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूव कर देंगे और अपने हर स्टेप को जस्टिफाई भी कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर बी सी ओवर डी, तो ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए को अलग 1 ओवर बी, सी को अलग 1 ओवर डी, ए को अलग 1 ओवर बी, सी को अलग 1 ओवर डी बच जाएगा। तो ये क्या रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है बेटा, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, इस स्टेप को हम बोलते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने साथ में लिख लेना लाजमी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए और सी, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, ए और सी को। ठीक है बेटा, और 1 ओवर बी और 1 ओवर डी, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, 1 ओवर बी और 1 ओवर डी, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बनेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपने लिखना भी है साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो मैं बार बार बता रहा हूं, हर स्टेप को जस्टिफाई आपने करना है कि बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ए सी आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, बी को डी से मल्टीप्लाई, तो 1 ओवर बी डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये यही प्रॉपर्टी है जिसको हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसको हमने क्या लिख देना है, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये आपने बेटा इस स्टेप को, क्योंकि ये आपने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया ना, ये प्रोडक्ट किया आपने, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप जी, लास्ट स्टेप है आपके पास, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए सी, और ये डिवाइड वाला बी डी जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यही हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी बेटा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह वो भी समझ आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने साथ साथ नोट करना है, ये साथ साथ आपने क्या करना है, नोट करना है। तो इंशाल्लाह जी बहुत फायदा होने वाला है। चलें जी, डन कर दिया, इसको रेज कर दिए। लिखें जी थर्ड पार्ट, जी लास्ट पार्ट है, 1 ओवर ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, थर्ड पार्ट, या उसने इसको सी का नाम दिया हुआ है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी। तो ये हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट है। तो लिख लें जी, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, शाबाश, बहुत ही आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी मेरे पास, ए ओवर बी
मकसद है जी आपको बोर्ड का नजर आना, मेरा नजर आना कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड का नजर आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही स्टेप, ए को अलग किया 1/b, सी को अलग किया 1/b। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन हो गया जी, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ऐसे स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आप लोग लिख लेंगे, इसके साथ इसकी रीजन लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, a प्लस सी, ये वैल्यू तो आपके पास वैसे ही आ जाएगी, a प्लस सी, और बाहर क्या आ जाएगा 1/b, ये 1/b दोनों में है, तो 1/b मैंने बाहर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 1/b मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने लेफ्ट से इसको सॉल्व किया ना, अगर राइट से करते, अगर इस 1/b को यहां लिखते तो फिर लिखते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप लिख सकते हैं। तो बेटा a प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस सी ओवर b आ जाएगा, और ये आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, और ये आपका बेटा प्रूव हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अल्लाह हाफिज।